हेलो, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। और आप देख रहे हैं रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषभ त्रिपाठी। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे और थोड़ा रिसर्च के पीछे की छिपी हुई लाइफ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं डॉक्टर ऋषभ त्रिपाठी का। हेलो सर। धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर इनविटेशन। तो अभी आपने अपनी पीएचडी पूरी की, कैसा लग रहा है? कैसा सा लग रहा है, मतलब जो एक्चुअली लोग कहते थे वो फील हो रहा है कि हर एक सक्सेस के पीछे आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए इंसान के दिमाग में जो टेंशन क्रिएट होता है वो कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टाइम के साथ बढ़ती है, घटने का नाम नहीं। तो हर इंसान जो है करंट में सोचता है कि ये हो जाए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा उसके लिए दिमाग में टेंशन आता ही है। तो हाँ, देखते हैं, और वही टेंशन जो है आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, तो जरूरी भी है। अच्छा। तो तो मतलब एंजॉयिंग माय टेंशन राइट नाउ। अच्छा, मतलब जर्नी आप एंजॉय कर रहे हैं। जर्नी। राइट। ठीक है। तो ऋषभ भैया, अगर आप बताना चाहें तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को, जो मान लीजिए इस फील्ड से ही नहीं, आप शायद स्पेक्ट्रोस्कोपी की किसी फील्ड पे आप काम करते हो, राइट? अगर कोई इस फील्ड से नहीं है, उसको अगर आप अपनी रिसर्च समझाना चाहें 2-3 लाइन्स में, तो क्या आप बता सकते हैं? तो मेरी जो फील्ड है, तो अल्ट्राफास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम ब्रॉड उसमें देखा जाए, ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से अल्ट्राफास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में डोमेन में डाला जा सकता है। तो अल्ट्राफास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है अल्ट्राफास्ट लेजर, जो टाइम के साथ इवॉल्व होकर के इस समय फेम्टोसेकंड और एटोसेकंड लेवल पे गया है। तो अगर आप किसी भी एटॉमिक और मॉलिक्यूल को या किसी भी सिस्टम को, मटेरियल्स को अगर प्रोब करना चाहते हैं, उनके इंटरनल प्रोसेसेस को, इंटरनल प्रोसेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो आंखों से नहीं देख पा रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, उसे चार्ज ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जो करंट के लिए मेन कंसिक्वेंसेस, वन ऑफ द मेन कंसिक्वेंस करंट है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, इवन स्पिन जो हम थ्योरेटिकली बता पाते हैं, उसका भी इफेक्ट हम प्रूव करना चाहे तो वो सब अल्ट्राफास्ट स्केल पे होता है। तो स्ट्रक्चरल लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल से भी ज्यादा अगर कहा जाए तो स्ट्रक्चर तो इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, क्योंकि अल्ट्राफास्ट हम टाइम डोमेन वो उसका डायनामिक्स प्रूव कर रहा है। तो डायनामिक्स का मतलब कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो हम मल्टीपल पल्सेज का यूज करके, या अल्ट्राफास्ट लेजर भी हमारा कई टाइम के साथ एक पल्स आई, फिर उसके बाद दूसरी पल्स आई, तो वो दो टाइम के बीच में क्या चेंजेस आए उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो अल्ट्राफास्ट का मतलब मेनली यही है, जो एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोला जाए। लेकिन हमारा पर्टिकुलर क्या है कि हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हम कहा जाए, पहले बहुत लो पल्सेज हो सकती है, अब इंटेंसिटी बढ़ती जा रही, इंटेंसिटी बढ़ने पर अब उस इंटेंसिटी के कारण हम फेज सेंसिटिव मेजरमेंट करना चाहते हैं। फेज सेंसिटिव क्यों? कि जैसे अभी आप कोई भी चीज देखते हैं, फिनोमेना, इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन मेजर कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब कितनी लाइट कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन हमारा क्या है कि एब्जॉर्ब तो कर रही है, उसके साथ साथ अंदर में फेज कैसे इवॉल्व हो रहा है, उस फेज का प्रोसेस में कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे आप सिंपल से समझिए, टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्लिट से अगर लाइट गई, तो लाइट जाने के बाद दो अलग अलग स्लिट से ओवरलैप इंटरफेयर करेगा, वो इंटरफेरेंस पैटर्न डिसाइड करेगा कि इंटेंसिटी क्या हो। तो सिमिलरली हमारे में है कि वो फेज का मेन इंपॉर्टेंस है। तो हम एम्पलीट्यूड प्लस फेज का मेजरमेंट करते हैं और उसे डायनामिक्स हम बताते हैं। दैट्स अबाउट। तो ये जो है आपके अल्ट्राफास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपका मेन का मतलब ब्रॉड डोमेन पे यही है। और फिर उसके बाद आप लोग वो उसमें कैटेगरी अलग अलग है कि हम पर्टिकुलर किस सिस्टम पे स्टडी करना चाह रहे हैं, और मान लीजिए कौन सा लेजर है, किस रिजीम में है, फ्रीक्वेंसीज अलग हो सकती है, तो फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग प्रोसेस अलग होंगे। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि सुनने में लगा कि ये काम एक्सपेरिमेंटल है, राइट? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आप काम करते हो, ठीक। तो कैसे डिसाइड हुआ था कि आप इस फील्ड में आओगे? मतलब मैं अगर बात करूं तो मैं अपने लेवल पे अगर बात करूं, या फिर मैं और भी लोगों से, जितने भी लोगों से मैं बात करता हूं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लगभग लोगों को बात करने से ये पता चलता है कि उनका थियरी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, राइट? उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, क्योंकि वही सब करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। जब वो बीएससी में रहते हैं, कोई एग्जाम को क्रैक करते हैं, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और थियरी पे ही सारा कुछ चलता रहता है। फिर वो जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, फिर वो कुछ एग्जाम क्रैक करते हैं, उसमें भी ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग चलता रहता है। तो उनका थियरी की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा रहता है। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको एक्सपेरिमेंटल में काम करना है? तो अगर मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो मेरे
फादर जो थे वो फिजिक्स लेक्चरर थे, तो फिजिक्स के लेक्चरर हैं तो बहुत सी चीजें वो ऐसे एक्सप्लेन करते थे। मान लीजिए जैसे रेनबो दिख रहा है, पानी में ही सनलाइट पड़ी, उसका क्या इफेक्ट होगा। वो बहुत सी चीजें ऐसे करते थे कि उन्होंने कार्ड प्ले बनाया था कि ऐसे कार्ड रोटेट करिए तो आपको अलग अलग साइंटिस्ट दिखेंगे उनको, मतलब जैसे याद कराया जाता था कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया, तो वो एक उसको गेम के थ्रू कैसे किया जाए, तो उनका एक ऐसा विजन रहता था कि उन्होंने कार्ड बनाया था। तो ऐसे कई विजन पे उन्होंने काम किया। तो पॉइंट ये है कि हम बचपन से ऐसे देख रहे हैं कि चीजें कि इन्वेंशन को फिजिकली हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए, प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन दिखे, ये सब चीजों से थोड़ा लगाव रहे कि सामने चीजें दिख रही। और जैसे उनके पास बहुत सी ऐसी चीजें थी, जैसे आप देखे होंगे कि मैग्नेटिक एक रोटेट करता है कि हाँ किसी वो एक्चुअली उस पे करता है काम, कंपास पे काम करता है, तो नॉर्थ और साउथ में जाकर के वो खड़ा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की किस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उस हिसाब से, मतलब नॉर्थ वाला तो हाँ। तो और एक ऐसे था कि मतलब उनके पास क्या ऐसी चीजें थी जैसे लेंसेज है, सनलाइट को फोकस करके बहुत सी चीजें दिखाने का उनका कुछ ऐसे चीजें रहता था। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम लोग चलाते थे कागज। तो ये सब चीजें जो बचपन से देख रहे थे तो फील आ रहा था, एक तो लाइट से, दूसरा जो है इससे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज कुछ भी फिजिक्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज है प्रैक्टिकली हम देख पाए। तो ये बचपन से अब दिमाग में बैठा। फिर इवन हमारा अप्रोच थ्योरेटिकल था कि लोग कहते थे कि आप थ्योरेटिकली जाओगे तो अच्छा भी कर पाओ, बट मुझे अब चाहे उसको लक बोलिए चाहे मेरा बैड लक बोलिए कि हमें चांस मिला अल्ट्रा फास्ट लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी लैब में एमएस करने का। और वहां से मुझे फील आया कि चाहे वो कुछ नया हो या ना, मेरे लिए नया था कि हम वो चीज प्रूव कर रहे हैं जो अभी तक हमको कोई न बता पाया है, बस थ्योरेटिकल लेवल पे हम जान रहे हैं, हम कुछ समझ पाएंगे। तो उस तरीके से चीजें इंटरेस्टिंग लगी। फिर आगे जाके वो इंटरेस्ट बढ़ता गया, इंटरेस्ट के साथ साथ हमारा फ्रस्ट्रेशन भी आया, लेकिन चीजें फिर इवॉल्व हुई, तो और अभी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो सही है। तो जैसे आपने एकेडमिक बैकग्राउंड में एक नाम दिया कि आपको एमएस में अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैब में जाने का मौका मिला, वहां पे थोड़ा सा समझने का मौका मिला कि क्या चीजें हैं, कैसे चल रही है, ठीक है, या फिर लैब्स कैसे काम करती हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती है, सारा कुछ आपने अंडरस्टैंड किया एमएस में। नॉर्मल अगर देखा जाए यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इधर उधर, तो एमएस नहीं एमएससी होती है, राइट? आपने एमएस किया। हाँ, तो ये एक्चुअली बीएसएमएस अगर मैं बताऊं तो वही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, तो इंडिया में एक्चुअली साइंस में बीएससी एमएससी होता है, राइट। लेकिन बीएसएमएस एक ये डिग्री जो है एक्चुअली अमेरिका में चलती है, यूएसए में। और यूएसए में ऐसा एक पैटर्न है कि आपको ये पहले से ये नहीं डिसाइड करना है कि साइंस में कौन सा सब्जेक्ट को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो बीएससी में आप क्या करते हैं, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट ले लिया, एमएससी में आपने क्या किया, 301 बना लिया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पे नहीं, इनिशियली आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और उसमें आपको ऐसा कोर्स स्ट्रक्चर है कि आपका जो माइंडसेट है वो रिसर्च की ओर ओरिएंट किया जाए, ठीक है। और रिसर्च की ओर ओरिएंट करने का मतलब ये है कि वो चीजें पढ़ाएंगे जिससे आपको ये पर्टिकुलर किसी फील्ड में अगर रिसर्च में काम करना है तो किस चीज पे काम करना हो, क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो आपको पता चले। इवन मान लीजिए आप 10th के बाद बायो नहीं पढ़ रहे, तो आप ये नहीं कह सकते जो 10th में बायो पढ़े हैं उससे आप रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बायो में भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। इवन बायो में भी आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब बायोकेमिस्ट्री हुआ, बायोफिजिक्स हुआ, तो बहुत कुछ है। तो अब कैसे कनेक्ट करके आप अपना इंटरेस्ट कहाँ लाई करा सकते हो, वो चीज पे डिपेंड करता है। तो यूएससी की डिग्री है जो इंडिया में अडॉप्ट किया गया वो पैटर्न को, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। तो ये आइसर्स इसीलिए एस्टेब्लिश किए गए। तो वहां पे मैंने तो आइसर्स में जब बीएसएमएस किया तो तो पैटर्न मेरा वही रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बीएससी एमएससी वालों को प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत रहता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज्यादा मिला। हाँ, फिजिकल पर्सपेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच मिलता है। ओके। तो जो आइसर्स है हमारे इंडिया में 7 हैं अभी एग्जिस्टिंग, वहां पे ये बीएसएमएस की डिग्री होती है। और ये जो है यूएसए, जैसे भैया ने बताया, यूएसए के एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा ओरिएंटेड है, और जो कि आपको रिसर्च की तरफ थोड़ा और उसका आयाम खोलती है कि आप रिसर्च में भी और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। राइट। तो आपने यहाँ से आइजर भोपाल से ही बीएसएमएस किया, फिर वहीं से आपने अपनी पीएचडी कंटिन्यू की, और अभी आप जो है एक पोस्ट डॉक्टर फेलो है टीआईएफआर मुंबई में। और मुझे
ऑफर्स कोरिया यूनिवर्सिटी से भी ऑफर है, और तो और मेरे फील्ड के बिग शॉट हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हम लोग उस पे बात कर रहे हैं, देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, मेरा रोल क्या हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट लाइक इवन आप बिग शॉट के अंदर भी जा रहे हैं तो आप अपने इंटरेस्ट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप किसी अब इस लेवल पे पहुंच करके आपको अपने इंटरेस्ट में काम करना है, अपनी फील्ड डोमेन बनानी है, ना कि किसी के फील्ड डोमेन में जाकर के हाँ अगर ओवरलैप कर रहा है और तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन ये है अपने को ओपन रखिए, लेकिन ओपन के साथ साथ एक बाउंड्री भी डिसाइड करिए कि इसमें ही अब जैसे अगर आप कहा जाए जैसे लड्डू बनाया जाता है तो आप उसको पूरा सांचे में डालने के लिए जगह भी दे रहे हैं, लेकिन बाउंड्री भी डिसाइड किए कि आपको सर्कुलर ही होना है, समथिंग लाइक बात सही कह रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भैया ने समझाया कि आपको क्या करना चाहिए आफ्टर पीएचडी या पीएचडी में जाने से पहले। तो आपने भैया ये बताइए, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि बीएसएमएस के बाद पीएचडी भी उसी आइजर भोपाल से करनी है? इसके पीछे स्टोरीज है जो हमें सुननी है। तो अगर कहा जाए तो स्टोरी मतलब ऐसा इमोशनल भी हो सकती है, बहुत सी चीजें, मतलब अगर कहा जाए तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों है, दोनों उसका उसमें योगदान है। तो पर्सनल में ये कहा जाए तो जब मैं अपने एमएस के फाइनल ईयर में था, प्रोजेक्ट में था, तो उस दौरान मेरे फादर की हेल्थ कंडीशन उतनी थोड़ा सीवियर थी, तो मुझे बार बार अप डाउन घर की ओर जाना पड़ता था, हॉस्पिटलाइज करने, ये सब चीजें थी जो आई थिंक ऑडियंस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि पर्सनल लाइफ में हमारे उतनी चीजें नहीं थी, तो मैंने ये सोचा कि जब तक कंडीशन ठीक नहीं है तब तक मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। और आईसर में ही कंटिन्यू, आईसर भोपाल में कंटिन्यू करने का रीजन ये था कि अगर जहाँ जिस लैब को मैंने स्टैब्लिश किया ड्यूरिंग एमएस और उस टेक्निक को हम पूरी तरीके से समझ गए, तो अगर हम इसी टेक्निक को हम आगे बढ़ाएं और हमारा जो सुपरवाइजर है उससे कनेक्शन अच्छा है, वो उससे हम बहुत अच्छे से अपने को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी चीजें प्रॉब्लम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैसेज कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो हमारा ये था कि अगर हम यहाँ पे समहाउ अगर हमने स्टार्ट किया और पूरी तरीके से जर्नी उसे कंटिन्यू रखा तो हम इजिली अच्छा कर पाएंगे और हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। हम नए कहीं जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन हमारे दिमाग के माइंडसेट में ये बैठा हुआ था कि यहाँ पे कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने ऑप्शन बनाया। बट समहाउ क्या हुआ कि आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ 6 मंथ मेरे फादर एक्सपायर कर गए, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि फैमिली इशू लेकर के यहाँ की मेरी माता जी का जो है साथ में रहना है, यहाँ पे रहना है, किसी भी कोई भी चीजें हैं तो चीजें हमारे कंट्रोल में रहे, जो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है हमारे, तो हमने यहाँ पे फिर डिसाइड किया आगे बढ़ने का। लेकिन फिर मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरा भाई जो है वो भी बीएसएमएस किया, लेकिन वो उसको मैंने फिर ये कहा कि वो अब्रॉड जाएगा। तो जस्ट बिकॉज मैं नहीं जा पाया ये नहीं कि एक्सप्लोर करने का और कंपैरिजन करने का एक हमें जो है पर्सनल एक्सपीरियंस आएगा कि भाई को क्या मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा है। हमारे ऐसा नहीं है कि अगर आप अब्रॉड नहीं गए तो कुछ पॉजिटिव चीजें ही नहीं, बहुत सी पॉजिटिव चीजें जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मिलेगा कंपैरिजन करने के कि क्या आप इवन आप देखिए कि कितने कीचड़ में रह करके आप किस तरीके से खिलने का ट्राई कर सकते हैं। और वो जो अगर आप खिल गए तो आप कहीं भी खेल सकते हैं। तो ये चीजें का एक एक्सपीरियंस है, बस उसमें आपको पेशेंस बनाए रखना है, ये सब चीजें रहती हैं। तो नहीं भैया, जैसे मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आपको तो सब पता ही है। नहीं ऑडियंस को जानना है ना सब कुछ, मुझे तो खैर लगभग चीजें पता ही है। तो भैया मुझे ये जानना था कि जैसे आपने बताया कि बीएसएमएस आपने आईआईटी भोपाल से किया, फिर यहीं से आपने कंटिन्यू किया, मुझे ये जानना है कि मतलब पहले से ही माइंडसेट था क्या कि जब आप बीएसएमएस किए पहले से ही माइंडसेट था कि मुझे पीएचडी करनी है या फिर नहीं आप कुछ ड्यूरिंग एमएस जब मेरा अल्ट्राफास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी या इवन कहें कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप एस्टैब्लिश करने में जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और तो मुझे ऐसा लगा कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन ड्यूरिंग एमएस मैंने काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने जो है कुछ कोर्सेज जो सॉफ्टवेयर ये सब चीजें जो है एनालिसिस करने के लिए पाइथन स्क्रिप्ट बेस्ड मैंने बहुत प्रोग्राम लिखे, तो ये चीजें भी डेवलप हुई। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट ये हो सकता था कि हम
बहुत से मेरे दोस्त लोग जो है इस तरीके की चीजें करके डेटा साइंस साइड में गए। तो ये एक ऑप्शन ये भी था, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि अगर हम इंटरेस्ट है, और सबसे मेन बात, सबसे वो जो एक चीज हमारे दिमाग में बैठी थी कि हमारे पापा फिजिक्स लेक्चरर, तो उनका इंजीनियरिंग से थोड़ा सा दूरी थी, और वो चाहते थे कि बच्चे साइंस में आगे बढ़ें, और थोड़ा सा उनके दिमाग में देशभक्ति की भी चीजें थी। ये साइंस के थ्रू अगर इंसान, अब्दुल कलाम, ये सब चीजें जो है हम लोग के समय ही काफी चीजें फैली कि हाँ, कि इंडिया में साइंस का भी स्कोप दिख रहा है, और ऐसा स्कोप कि एपीजे अब्दुल कलाम ने उसके लिए मतलब एक झंडा गाड़ दिया कि वो सबके आइडियल बन गए। तो वो चीजें पापा की ओर से ट्रांसफर हुई हमारे दिमाग में, और फिर हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। उनके एक्सपायर होने के बाद हमारे लिए वो भी बन गया कि हाँ, हमें अब इसी में करना है। तो बहुत सी चीजें होकर के इंटरेस्ट भी लाई कर रहा है, और हमें प्रेरणा को सारी सिचुएशन तो राइट फ्लो में बह करके। जैसे आपने बताया आपके पिताजी का जो आइडल थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम और मतलब सीवी रमन, बहुत से लोग हैं। आपके आइडल्स कौन है, या हैं या फिर थे? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब अगर एज ए साइंटिस्ट के तौर पे तो ज्यादा ऐसा अभी कोई वो पर्टिकुलर एक इंसान को तो नहीं ऐसा कर रहा हूँ कि उनको ही फॉलो कर रहा हूँ। तो आप साइंस में जब जितना ही डीप जाएंगे उतना ऐसा लगेगा कि किसी भी पर्सनालिटी, ये साइंस नहीं, किसी, हमें लगता है किसी भी डोमेन में आप जाएंगे तो आप किसी भी पर्सनालिटी को से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करके उसकी तरह पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको बहुत ऊंचे जाना है, ये जाना है, लेकिन हमारे अंदर अपने प्रो एंड कॉन्स है, उनको ध्यान में कंसीडर करते हुए, और क्या हमारे अंदर की स्किल है, उस स्किल को कैसे इवॉल्व करें। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग आइडल हो सकते हैं। राइट। तो आपके ना एक दो ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ, आपके कुछ हैं क्या एक दो आइडल्स अगर आप बताना चाहें तो? एक दो आइडल अगर आपने किसी की ऐसे जर्नी मतलब स्टडी की है या उनके बारे में पढ़ा है? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर भी बुक्स है, राइट, और मैंने सीवी रमन के ऊपर भी बुक्स है। तो आपने ऐसे अगर पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी से सीखने मिलती है। तो आपके क्या ऐसे कुछ एक दो आइडल्स अगर हो तो आप बता सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं। अगर बहुत सारे मतलब ऐसा दिमाग पे जोर देने से एक दो नाम निकले, इसका मतलब वो आइडल के तौर पे नहीं। राइट। तो ये आप इसको चाहे नेगेटिव वे में देखा जाए, लेकिन नहीं, ऐसा मैं अभी ऐसा कुछ करें। राइट, कोई बात नहीं, ठीक। तो आपने ऐसे करके अपनी जिंदगी, अपनी जो जर्नी स्टार्ट की आपने पीएचडी में, आप आगे बढ़े। जैसा आपने बताया कि सुनने में ऐसा है, या कभी ऑडियंस भी सुन के उसको भी ऐसा लगा होगा कि आपकी जर्नी में काफी उथल पुथल रही है, राइट? बहुत ज्यादा। तो अगर उथल पुथल की मैं बात करूं तो चैलेंजेस मैं कंसीडर करूं उनको, तो पर्सनल भी चैलेंजेस थे और प्रोफेशनल भी चैलेंज थे, दोनों पैरेलल ही चल रहे थे, और पर्सनल की वजह से प्रोफेशनल में भी काफी अगर ऑडियंस को हम ये बताना चाहिए प्रोफेशनल वे में चैलेंजेस क्या रहे। तो मुझे ये जानना है कि पर्सनल कौन कौन से चैलेंजेस थे, उसको आपने कैसे डील किया, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सबकी स्टोरी अलग ही, ठीक है? बहुत सारे ये जरूरी नहीं है कि सबकी स्टोरी अलग अलग हो, बहुत सारे लोगों की स्टोरी हमसे ओवरलैप भी करती है, राइट? तो अगर आप ये बताएंगे कि आपके जो पर्सनल चैलेंजेस थे उसको आपने कैसे डील किया, तो एक सीख मिलेगी, और उसके वजह से जो प्रोफेशनल चैलेंजेस आए थे उसको आपने कैसे डील किया, उससे हमें काफी सीखने मिलेगा। तो आप अगर पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस बताएंगे और उसको डील करने के तरीके बताएंगे तो काफी ज्यादा मदद होगी हमारी। तो पर्सनल और पहले तो ये समराइज करना बहुत जरूरी है, पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंज मेरे लाइफ में रह क्या। राइट। वो भी अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, तो मेरे जो पीएचडी है वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक रही है। तो पर्सनल में तो बता ही चुका हूँ कि फादर का हेल्थ इशू बहुत ज्यादा कंडीशन वैसी सीरियस चल रहा था ड्यूरिंग एमएस टू द हमारे जो पीएचडी जर्नी स्टार्ट होने तक। उसके बाद दुनिया के लिए सेम चैलेंज रहा कोविड आया, और कोविड आने के बाद इंडिया मतलब बहुत से ऐसे कंट्री है जो उस पर कंट्रोल बहुत तुरंत पाए और कंडीशन को किस तरीके से अडॉप्ट करके चीजें फिर से स्टार्ट की जाए, लेकिन इंडिया में वो होने में 7 से 8 महीने लगे। राइट। तो लोगों के अंदर जो डर की भावना थी, तो वो चीजें फिर बाद में पता चली, वो डर के भावना के बाद जो लोगों के लंबे स्तर पे लाइफ पे जो असर छोड़ गया, कि बहुत लोग हेल्थ इश्यू नहीं फेस किए, लेकिन उसके बाद जैसे फेस कर रहे हैं कि 1 साल उनका कुछ हुआ ही नहीं। एक गैप आया, कितने लोग जो आगे से पीछे आ गए, कितने लोग इवन बहुत से लोग जो डिग्री लिए ड्यूरिंग कोविड वो जो है उनको
बहुत सी चीजें नहीं सीख पाए राइट जस्ट बिकॉज कोविड के कारण। तो कोविड हुआ और फिर हमारे उसी बीच में हमारे एक बातें चल रही थी, जो हमारे सुपरवाइजर जिनके कारण हमने अपनी पीएचडी भी कंटिन्यू की, जिनसे हमारा अच्छा कम्युनिकेशन था, सब कुछ था, वो उनके अपने खुद के पर्सनल इश्यूज आ गए। ये भी होता है। तो वो मतलब ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन गैप की कोई संभावना नहीं, लेकिन एक कम्युनिकेशन के बीच में ये चीजें हुई और कि उनका खुद का पर्सनल इश्यूज आ गया, जिससे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें इंस्टीट्यूट को रिजाइन किया उन्होंने, ठीक। तो रेजिग्नेशन दे करके वो कहीं और शिफ्ट हो गए इंडिया के अब्रॉड। तो उस समय भी हम अब चाहे जो इशू रहे फेस तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो पर्सनल फेस किया, कोविड फेस किया, फिर गाइड छोड़ के गया, तो मैंने ट्राई किया इवन अकेले दम पे जो है लैब में काम कर सकूं। जो और दो मेरे साथ लोग थे वो अब्रॉड चले गए और एक मेरा दोस्त था वो लैबमेट था, वो दूसरे लैब में शिफ्ट हो गया, तो मैं अकेले कंटिन्यू करने का ट्राई किया। फिर ड्यूरिंग कोविड ही कुछ ऐसा हुआ कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ गया, जिसको लॉजिस्टिक इश्यू होने के कारण मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए मनी चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, उसके लिए कॉन्टैक्ट चाहिए, बहुत कुछ था। तो मतलब ऐसा नहीं है। फिर मैंने जब उनके छोड़ने के बाद दूसरा गाइड ज्वाइन किया, वो भी हेल्प की, काफी हेल्प की कि आप तुम कंटिन्यू कर सको, वहीं पे अपने बल पे कुछ अगर कर सको, बहुत हेल्प किया। लेकिन जब ये लॉजिस्टिक इशू आया जो उनके लेवल पे भी सॉल्व नहीं हो सकती थी, फिर उन्होंने कहा कि ये बेटर होगा कि आप स्विच करो नई टेक्निक पे, फिर हम करें। तो अगर आप इसको चैलेंजेस के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन वही चैलेंज हमें अपॉर्चुनिटीज भी दी। आज मैं एकदम प्राउडली ये बोल पाता हूँ कि 2 अलग अलग टेक्निक पे मैंने काम किया, 2 अलग अलग टेक्निक को डेवलप किया, और वही चीज डिमांडिंग भी है। तो चैलेंजेस को आप कब कैसे आप अपॉर्चुनिटी में चेंज करें, ये आपको ड्यूरिंग पीएचडी सीखना भी है और अप्लाई भी करना है, जो आपको ना केवल रिसर्च में, आपको लाइफ में भी आगे बहुत कुछ सिखाएगा कि कैसे चीजें हैंडल करनी है। तो पीएचडी केवल स्किल डेवलप, नॉलेज गेन करना ये नहीं है, बहुत कुछ है सिचुएशन जो आप जानते हैं। सिचुएशन हैंडलिंग, चैलेंज हैंडलिंग। तो चैलेंजेस से भागना नहीं है, अगर आप चैलेंजेस को अच्छे से टैकल करते हो तो शायद वो चैलेंजेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं, राइट। तो आप सिचुएशन बहुत ज्यादा जब तक वर्स ना हो जाए तब तक आपको लगे रहना है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपको मिलती ही है आगे जाके, क्योंकि सभी स्टोरी जो है अच्छे पे ही जाके एंड होती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अच्छे पे एंड नहीं होती एक्चुअली। जब अच्छे पे एंड होती है तो लोग उसको खूब अच्छे से बता पाते हैं। हाँ, ये भी सही। जिनके जो आप देखिए बहुत कुछ है कि किसके कितनी ज्यादा इशू जो चैलेंजेस जो है, ऐसा नहीं है कि सबका लेवल से, किसी को चैलेंज टच करके चला गया, किसी को तोड़ के ही चला गया। तो ये आप लक है आपका कि आपने जो है उस इशू चैलेंजेस को सॉल्व किया, आगे बढ़े। लेकिन जब आगे बढ़ गए तो वही चीज एंजॉय करेंगे जो बैकग्राउंड में आपके सब चीजें चल रही थी और आपने उसको रिजॉल्व किया और अपनी कैपेबिलिटी पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो कुछ लोगों से और बात किया तो मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया है, भैया मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई 1-2 साल किसी एग्जाम की तैयारी करे और वो उस एग्जाम में फेल हो जाए, तो उसको लगता है यार समय खराब कर रहा था, ये था वो था, फलाना था ढिमकाना, सब कुछ बता डालेगा। लेकिन वही अगर उसका एग्जाम निकल जाए जिसलिए वो पढ़ रहा था 1-2 साल, तब उसको वो 1-2 साल जर्नी लगने लग जाती है और उसको तब बहुत सारी चीजें अच्छी समझ में आती है। ये जर्नी लगने के वो जो पर्सनल थॉट्स होते हैं वो भी बहुत कुछ सोसाइटी पे डिपेंड करता है। हाँ, ये भी बात। तो अब उसने अपनी ओर से पूरी मेहनत की, उसको वो अपने से सेटिस्फाइड भी है अपनी मेहनत से, लेकिन अगर वो क्रैक नहीं कर पा रहा है कोई एग्जाम, तो सोसाइटी उसको ये फील कराएगी कि शायद तुम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। उसके मन में भले न रहा, लेकिन उसको फील कराएगी, तो वो धीरे-धीरे सेल्फ डाउट में चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को असफलता के पीछे कोई जर्नी नहीं है, और बहुत से पीएचडी से जो असफलता के पीछे जर्नी है, लेकिन जब वो ही असफलता जब तक सफलता में चेंज नहीं होती, वो जर्नी को लोग समझते नहीं है और सुनना नहीं चाहते। ये भी बात सही है, असफल लोगों को बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, दिक्कत ये भी है। लेकिन उनके पास ज्यादा कहानियां रहती है, उनके ज्यादा सीख रहती है। राइट। ठीक है भैया। तो जैसे आईएएस की कोचिंग में देखिए, बहुत से आईएएस नहीं निकाले, लेकिन पढ़ाने में जो कितने आईएएस बना रहे हैं। राइट। तो ये तो है। तो 95% लोग जो आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं उनका ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन हाँ वो भी मेहनत कर ही रहे हैं। राइट। ठीक है भैया। तो जैसे आपने बताया कि आपने प्रोफेशनल चैलेंजेस भी काफी फेस किए हैं, आपने पहला सुपरवाइजर चूज किया
जो कि कुछ टाइम के बाद वो उन्होंने रिजाइन दे दिया, फिर आपने सेकंड सुपरवाइजर चूज किया। आपके हिसाब से जो सुपरवाइजर की चॉइस है वो कैसे करनी चाहिए? आप क्या कुछ एक जनरल तरीका बताएंगे क्या कि कैसा होना चाहिए एक सुपरवाइजर? जैसे कैसा होना चाहिए? मैं अगर एंट्री कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग आइजर या फिर आईआईटी से ही बीएससी एमएससी करके आते हैं। बहुत सारे लोग हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करके आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेजेस से भी करके आते हैं हायर एजुकेशन। तो वो अगर सच में मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, वो पैशनेट है, वो अपना पहला सुपरवाइजर या फिर एक सुपरवाइजर कैसे चूज करें? कैसे चूज करें? जी, ये मैं तो मतलब मैं किसी को कुछ वैसे बोलूंगा जनरलाइज भी में अगर बोला जाए तो देखिए कोई भी पर्सन जो आइडियल तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। ठीक है, जब हमारी पर्सनालिटी आइडियल नहीं है तो कैसे सामने वाले को एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं एक्सपेक्ट? तो वही इंसान प्रोफेसर बन रहा है। तो अब आप पहले तो ये कि आपकी पर्सनालिटी और उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी मैच करे। दूसरा जो सबसे बड़ा आजकल इश्यू में मुझे समझ में आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आज के स्टूडेंट ये देखते हैं कि मतलब जैसे आपने बोला बीएससी में से करके यूनिवर्सिटी से जो करके पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको रिसर्च का थोड़ा सा कम एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम गाइड ऐसा मिले जो मुझे प्रोजेक्ट बताए, जो मुझे ऐसा बोले ऐसा ऐसा करो हो जाएगा। स्पून फीडिंग वो चाहते हैं। तो ठीक है, बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं स्पून फीडिंग के साथ, सीखते हैं, लेकिन जो आपको स्पून फीडिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये फेस करेंगे कि वो स्पून फीडिंग के कारण वो आपका माइंड जो कहता है रिसर्च गैप एक आएगा कि कैसे प्रोजेक्ट आप डिसाइड कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर सकते हैं, कैसे किसी से आप प्रोजेक्ट को जो है प्रोजेक्ट को अप्लाई करा सकते हैं। हाँ, इम्प्लीमेंट कराना भी एक अपने में स्किल है। तो ये सब चीजें सीखने के लिए पहले आप अपने पे एक्सपीरियंस करिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती आपको जो है ऐसी चीजें, लेकिन प्रोफेसर एक ऐसा होना चाहिए, सुपरवाइजर का काम है आपको सुपरवाइज करे, आप जहाँ पे फंसे आपको मोटिवेट करे, थोड़ा रास्ता दिखाए, लेकिन ये नहीं कि रास्ते में हाथ पकड़ के आपको पहुंचा दे। ठीक है, तो बहुत टाइप के सुपरवाइजर मिलेंगे पीएचडी में, लेकिन ये है कि आपको जाए, अगर एक काम आपको कुछ बता रहे हैं तो आपको फाइनल टच कभी ना दे, आपको फाइनल टच आप ही को डिसाइड करना है। राइट। आपको रास्ता दिखाए कि इस टेक्निक पे काम करना है, एक चीज ये हो सकता है करो, लेकिन क्या होगा वो तुम्हें कभी ना बताए। उनको आइडिया भी हो फिर भी आपको नहीं बताना। एक्सप्लोर करना गलत जा रहा है, आपको रास्ता दिखा दे, नहीं इतना यहाँ नहीं जाना है, ज्यादा गलत जा रहा है। लेकिन और कभी भी कोई भी चीज आप रिसर्च में आप कर रहे हैं तो बहुत सी चीजें ऐसे बाद में लगेगी कि ये का टाइम बर्बाद नहीं होता, कोई चीज टाइम बर्बाद नहीं होती, कहीं ना कहीं आप सीख रहे हैं। राइट। तो वो बाद में भले लगे, उस समय भले लगे कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ, पूरी रात जगह ये डेटा पे काम किया, वो डेटा कोई मतलब नहीं, पूरे एक साल तक को लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो वो चीजें जो है अब कहीं ना कहीं कभी कभी काम आएंगी। तो जी मैं बीएसएमएस में देखा लोग, बीएसएमएस में आपको एडमिशन लेना है, उसके कई चैनल हैं। तो आईएसएस के खुद के एग्जाम होते हैं, जेई एडवांस के थ्रू लोग आते हैं। तो जेई एडवांस में जिनकी रैंक बहुत हाई है या वहाँ पे जो इंटरेस्टेड उतना अच्छी उनको ट्रेड नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं, तो मैंने देखा है उनके बीच में गैप है। जो डायरेक्ट चैनल से आ रहे हैं आईएसएस के एग्जाम देकर के और जेई एडवांस के, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जेई एडवांस करके वो आईआईटीज में नहीं पढ़ रहे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट है वो चीज का, नॉलेज को जो एक्सप्लोर करके आए उसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और वो इजिली ग्रैस्प कर पाते हैं हर चीजें। इन कंपेरिजन टू जो अदर चैनल से आए हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब उनको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है तब वो जाके कोप कर पाते हैं। तो ये अभी आपके पूछे सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर भी कई टाइप के हो सकते हैं। मतलब कोई होगा जो आपको एकदम उसका प्रोजेक्ट डिसाइड होगा, आपको कहेगा कि ये आपको काम करना है, ये आपको देना है, पूरा स्ट्रिक्ट रहेगा, और आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा, बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा। शुरू में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करा जाएगा पीएचडी, लेकिन फिर बाद में फील आएगा कि ये जो था उससे हम बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ
मिला, लेकिन उसके लिए पेशेंस बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो भी प्रोफेसर का अप्रोच है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर उसी में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए मामला कि प्रोफेसर आपको ऐसा हो जाए कि ठीक है तुमसे ये नहीं हो रहा, ये करो जो वो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में। एक दूसरे टाइप का प्रोफेसर है जो एकदम ही रिलैक्स है, एकदम जो आप कर रहे हैं सब सही कर रहे हो, तुम्हारी पीएचडी है तुम करो रहे हो, तुम कैसे भी करोगे, लेकिन स्टार्टिंग बड़ा मजा आएगा, मेरा गाइड मेरा सुपरवाइजर भगवान है, दुनिया भी बोलेगी तुम्हारा तो भगवान है। बाद में फील आने लगता है कि नहीं शायद उनकी ओर से, क्योंकि आप कितने भी मेच्योर इनफ हो, जब आप बीएससी एमएससी करके बाद रिसर्च में एंटर कर रहे हो तो रिसर्च के लिए आप नए हो, राइट। रिसर्च के लिए आपको क्या एक्शन और प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको हर चीजें प्लान करके बढ़ना है, वो आपको कोई चीज का आइडिया हो, तो वो आपके लिए नई चीज है। मैच्योरिटी अपने लेवल पे है और ये चीजें नहीं है। मैच्योरिटी ये है कि आपको कितनी जल्दी समझना है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो वो समझने में 2-3 साल निकल जाता है कि सुपरवाइजर ज्यादा रिलैक्स रह गया, ज्यादा कूल रह गया और आपको जो है उतनी चीजें इम्पोज नहीं किया जो करना था, तो आप लेट हो सकते हो। तो ये बहुत सी चीजें काम कर सकती हैं, तो लक पे काम करता है इसके साथ क्या। तो हमने 3-4 तरीके के प्रोफेसर्स का जिक्र किया, ठीक है, क्योंकि जर्नी बड़ी है तो हमें प्रोफेसर से बॉन्ड बना के भी रखना पड़ेगा। पहले टाइप के प्रोफेसर ऐसे होंगे जो आपको स्पून फीड कराएंगे, हर एक चीज बताते रहेंगे ऐसा करना है वैसा करना है, वहां पे लेकिन आप थोड़ा सा लैग करोगे रिसर्च की ट्रेनिंग, आपको कैसे रिसर्च कैरी आउट करनी है उसमें आप थोड़ा सा लैग करोगे, आपको कैसे प्रोजेक्ट निकालने हैं उसमें थोड़ा सा लैग करोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा वर्क करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता। सेकंड टाइप के जो प्रोफेसर होंगे वो थोड़ा सा शुरू में स्ट्रिक्ट होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ से उनको कोई मतलब नहीं होगा, वो प्रोफेशनली काफी स्ट्रिक्ट होंगे, उनको रहेगा कि आप मेरा ये वाला काम ऐसे करके या फिर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट उन्होंने डिसाइड कर दिया, अब आप उस पर सारा अपना 100% दीजिए, आप सब कुछ निकाल के ले आइए और काम करिए, ठीक है। शुरू में आपको लगेगा कि बहुत खराब चल रहा है, पेशेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी का नाम ही पी से शुरू होता है और पेशेंस ही आपको चाहिए, पेशेंस और हार्ड वर्क, ठीक है। तो पेशेंस आपको वहां बनाना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है अगर आप पेशेंटली काम करते रह गए 2-3 साल तो। थर्ड तरीके के जो हमारे गाइड होते हैं, मतलब गाइड होते क्या है, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी सुपरवाइजर होते हैं कि उन्होंने आपको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया है, आप खुद ही डिसाइड करें, खुद ही पढ़ें उस एरिया में जिसमें उन्होंने रिसर्च किया, आप ही प्रोजेक्ट ले आए, आप ही प्रपोज करें, आप ही उस पर काम करें, थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देंगे, बाकी वो कहेंगे कि आपकी पीएचडी है, आपको देखना है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से किस प्रकार के सुपरवाइजर के साथ आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो और जिसके साथ आपका जो वर्किंग नेचर है वो जिसके साथ मैच करता है, उसके साथ अगर आप पीएचडी अपनी करते हो तो मुझे लगता है कि आप जैसे आराम से मतलब टाइमिंग का भी है, राइट। अगर आप थ्योरी से है तो आपको पता ही होगा कि थ्योरी में बहुत इंडिविजुअल लेवल पे बहुत हद तक काम है, तो कि आपको बहुत होगा कि एक वीक या एक वो तो मंथली डिस्कस करना है सुपरवाइजर से, अगर कोलैबोरेशन में तो उससे आप डिस्कस कर रहे हैं तो मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग उसमें डिसाइड करना है। लेकिन आप ड्यूरिंग वीकडेज आप पूरे वीक कैसे आप अपनी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा है, राइट। लेकिन टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, बट वो एक्सपेरिमेंटल लैब में थोड़ा मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि आप एक टीम वर्क पे काम कर रहे हैं, आप टीम वर्क में आप टीम में हैं तो आप इंडिविजुअल लेवल पर होता है बहुत सी लैब में कि सीनियर डिसाइड कर रहे हैं हमें कब काम करने का, तो वो थोड़ा टॉक्सिसिटी बनती है। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन बताया जाए तो टीम में एक दूसरे को कंप्रोमाइज करते हुए एक फाइनल एक शेड्यूल डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस टाइम पे ऐसे काम कर सकते हैं, और उस शेड्यूल में कहीं ना कहीं सुपरवाइजर को भी फिट करना होगा, तो कि हाँ कि उनको चीजें लगे कि हाँ चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो उस तरीके से आपको बढ़ना है। तो उसमें टीम वर्क में अगर जैसे पूरा गेहूं में अगर घुन लगा तो पूरा गेहूं खराब होने के भी चांस है। तो बहुत अच्छा हमारा लग रहा है कि अभी तक की हमारी जो टीम मिली है, मैं 2 टीम में अभी तक काम करूँ, तीसरी टीम में काम करना स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे टीम बहुत अच्छी मिली है। तो इंडिविजुअल लेवल पे मैंने काम किया, टीम वर्क भी किया, तो मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रही है। मतलब आपको सब में ठीक ठाक लोग ही मिले हैं अभी तक, राइट। अगर भगवान की दया बना रहे, आपकी नजर न लगे नहीं मेरी नजर क्यों लगेगी, ठीक है। तो आपने जैसे काफी अच्छा इसका आंसर दिया भैया, इससे काफी लोगों को सीखने मिलेगा कि कैसे क्या करना है, और आप अगर पीएचडी में जस्ट इंटर कर रहे हो तो
क्या करके आपको डिसाइड करना चाहिए अपना सुपरवाइजर, राइट। ठीक है, तो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि थियोरेटिकल वाले जो लोग होते हैं या थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जो होते हैं या फिर थियोरेटिकल काम जो करते हैं रिसर्च में, उनका जो वर्किंग आवर रहता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा भी लेकिन हो सकता है कि ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है कि फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ फ्लेक्सिबल रहता था कि आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी काम कर सकते हो, एक मीटिंग डिसाइड कर सकते हो, उस दिन आप जाके मिल लो, फिर उसके बाद आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में ऐसा होता है कि आपको लैब में ही आपका सेटअप है, तो आपको जाना पड़ेगा, अपने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने पड़ेंगे, वहां से डेटा निकालना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मुझे ये जानना है कि एक्सपेरिमेंटल जो फिजिसिस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्चर होते हैं, उनका क्या शेड्यूल होता है? मतलब मैंने ये भी सुना है कि काफी एक्सपेरिमेंटल लैब्स में लोग रात भर रुकते हैं, काफी में मैंने सुना है कि नहीं वो 10 से 7 ही बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल जो भी नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, ये जो भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स या एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल बायो लैब में एंटर करना वाला, उसके लिए बहुत सही क्वेश्चन है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूंगा। राइट, थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा इस बात को लेकर के कि आप ये बात बहुत सही कह रहे हैं कि बहुत सी लैब है जो रात भर काम कर रहा है, तो बहुत दिन भर काम कर रहा है, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका लैब का कल्चर कैसा है, हाँ, आपका सुपरवाइजर किस तरीके का माइंडसेट का है। तो मैं जो देखा हूँ, और बहुत पहले के समय में, एक तो ये भी है कि किस टेक्निक पे काम कर रहे हैं, तो जिस टेक्निक पे मैंने काम किया उसी टेक्निक पे पहले जो अपने मेरे गाइड लोग काम किया, उनके गाइड लोग काम किए, तो काफी आपको वही चीज करने में पूरी रात लग रहा है, पूरे दिन लग रहा है, लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब हमारे पास चीजें ऐसी हो गई हैं कि आप, अब ये तो पता ही है आज के समय में कितनी इजी हो गई है, वो उसका इफेक्ट यहाँ आपको रिसर्च में भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको वैसा अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी भी बहुत से गाइड हैं जो अपने पुराने माइंडसेट, ट्रेडिशनल अप्रोच है कि हाँ आपको खड़े होना है, ट्यून करना है, ये करना है, सीख रहे हैं, लेकिन आप डेली वही करोगे तो एक बार सीख लिया, हो गया, लेकिन कैसे आपको चीजें आगे बढ़ानी है और कैसे आपको ऑटोमेट टेक्निक से आपको से ऑटोमेट कर रहे हैं चीजें। तो हमने पहली लैब में भी ऐसे किया कि हमने जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है उनको इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेट किया विद सिंगल पाइथन स्क्रिप्ट। अब वो पहले आपको मतलब पहले के समय क्या है, आपको कोई चीज रोटेट करनी है, कोई चीज चलानी है, मान लीजिए आज हमारे उसमें होता है पोलराइजर होता है, एंगल चेंज किया, आजकल पोलराइजर ऐसे आ गए हैं कि मशीन से ऑटोमेट कर दिया, अपने आप ही एंगल डिसाइड कर रहा है, उसमें आपको प्रिसीजन भी मिल रहा है, एक्यूरेसी भी मिल रही है और आपका काम भी इजी हो गया है। स्टेज मूवमेंट है हमारे फील्ड में, बहुत सी चीजें हैं जो ऑटोमेट हो गई हैं या हम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन है। तो अगर वो कर दे रहे हैं तो एक तो पहले आप स्किल डेवलप कर रहे हैं कि कैसे चीजें ऑटोमेट करनी है, दूसरी आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है। घर बैठे आप सॉफ्टवेयर पे देख सकते हैं कि फाइल चेंज हुआ, नया डेटा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है लैब में, कैमरा तो मान लो है ही है, कैमरे के अलावा आप डेटा में भी देख सकते हैं कि डेटा खाली तो नहीं है। इवन आप ऐसी पाइथन स्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज के थ्रू ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि आपकी हर डेटा फाइल एनालाइज भी होती रहे। तो आपको रफली आप बहुत सी एक्सपेरिमेंट में ये पता नहीं होता कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही कंडीशन में आगे बढ़ रहा है कि नहीं। पहले क्या हो रहा है कि आप एक वीक तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक वीक तक, एक महीने तक चलता है, बहुत से अभी भी है, लेकिन मोस्टली अब जो है थोड़ा इजी होते जा रहे हैं। लेकिन तो उसमें क्या होता था, एक वीक बाद आप करें, आपने थोड़ा आराम किया, अब जब एनालिसिस करने पर ओ ये बीच का डेटा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कोई कंडीशन गड़बड़ हो गई। लैब के इन्वायरमेंट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो आप जो है जो बाहर की कंडीशन है, सब कुछ प्रेशर हुआ, टेम्परेचर, उसका कोई इफेक्ट है हमारे, स्पेशली हमारे अल्ट्राफास्ट लेजर केस में ये सबको बहुत इफेक्ट है। तो हमको डार्क रूम में काम करना पड़ रहा है, तो अगर वो चीजें कंडीशन, अब सुबह ठंड है, रात में गर्मी, दिन में गर्मी, रात में ठंडी, वो चीज का इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे पड़ता है। राइट। और हर चीजें परफेक्ट नहीं है, तो उसका अगर एक वीक तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बीच में कहीं गड़बड़ हुई तो पूरा डेटा सेट रिपीट करना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। लेकिन आज के समय ऐसा है कि आप पैरेलली आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस करते आपको पता चल गया कि यहाँ चीजें लैग कर रही हैं, उसको आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, गैप आ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको एक ऑप्शन मिल गया है कि कैसे आप अपनी आप लाइफ, रिसर्च लाइफ को भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऐसा अप्रोच आज बनाना बहुत जरूरी है। इवन आपका गाइड सुपरवाइजर नहीं चाह रहा है,
मुझे जहां तक पता है कि अगर जो भी इस जनरेशन के प्रोफेसर बन रहे हैं उनको ये पता है कि ये बहुत जरूरी चीज है, और अब तो और जो आएंगे आगे AI वाई के थ्रू और चीजें इजी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए इस अप्रोच का यूज करना है, ना कि जो है उसी पुराने धारे पे रह करके कि हाँ नहीं हम अपने से ही सब चीजें कर रहे हैं। एक ह्यूमन माइंड बहुत ज्यादा ब्रॉड हो सकता है, लेकिन ह्यूमन की एक्यूरेसी और प्रिसीजन थोड़ा लिमिटेड है अगर वो, तो जरूरी है कि उसका, लेकिन टेक्नोलॉजी से अगर जुड़ के काम करेंगे तो जो और अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा मतलब अच्छा हो जाए। जो एक अगर स्टोरी बताएं, मुझे नहीं पता होगा ऑडियंस कितना उससे रिलेट कर पाएगा, तो मेरे गाइड बताते हैं कि उनके लैब में लॉक इन एम्पलीफायर, तो लॉक इन एम्पलीफायर क्या होता है कि जैसे डायोड हुआ और सर्किट हुई उससे डिसाइड करते हैं, लॉक इन एम्पलीफायर किसी एक फ्रीक्वेंसी को आइसोलेट कर लेता है, राइट, ठीक है, लॉक करके उसका एम्पलीट्यूड फेज सब बता देता है। अब वो सर्किट पे काम कर रहा है, और वो सर्किट पे काम करने मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पे डिसाइड हो रहा है, उसकी स्पीड सब डिसाइड है, उसकी लिमिट है, सर्किट खराब हुई तो खराब हो गया। तो और उसमें बहुत टाइम लगता था लॉक इन में, लॉक करेगा वो पूरा वो चेक करेगा सब करेगा, तो एक सर्किट का अपनी लिमिट है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की। अब उनके लैब में एक PhD और एक MS स्टूडेंट ज्वाइन किया, जिसको ये पता चला कि प्रोग्रामिंग के थ्रू, जिसे FPGA कहते हैं, फील्ड प्रोग्रामेबल गेटिंग एरे, एक मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेट किया जाए, किसी चीज को इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया जाए। तो उन्होंने लॉक इन का आइडिया दी कि हम लॉक इन को बना सकते हैं FPGA में, कि जस्ट हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हर चीजें सर्किट क्रिएट कर दें और वही आउटपुट आए, हम फोटोडायोड का उसको इनपुट दें और वो प्रोग्रामिंग के थ्रू उसका आउटपुट दे दें। उसमें हमें सर्किट की कोई जरूरत ही नहीं है, सर्किट केवल ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्राम को, वैसा कोई पर्टिकुलर सर्किट लॉक इन के लिए नहीं चाहिए। तो उनके गाइड है कि कर लो, लेकिन मतलब फंडिंग चाहिए कि तुम कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। और उससे जब उन्होंने बनाया काफी फास्ट, और आज के समय लॉक इन को पूरा रिप्लेस कर रहा है, जो ट्रेडिशनल लॉक इन है। इवन जो है हमारा कंपनीज जो है वो FPGA बेस्ड लॉक इन बेचना शुरू कर दिया, और वही आदमी ने आज कंपनी स्टेब्लिश कर दिया और वो काफी कंपनी चल रही है। तो ये सब चीजें हैं, कैसे आप मॉडर्न सिचुएशन को अडॉप्ट करते हुए अपने को कैसे ढालते हैं और उसका यूज करते हुए कैसे आप नया अप्रोच डेवलप करते हैं। राइट। ठीक है, तो ये काफी जो है एक्सप्लेन करके भैया ने बताया। तो भैया क्या आपका ये मानना है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच पे लोग चल रहे हैं उन्हीं की लैब्स में ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है रिसर्चर्स का? नहीं, बहुत सी अभी भी लिमिटेशन है, अभी हो सकता है टेक्निकल एस्पेक्ट अभी और डेवलप होगा तो उनका भी काम इजी होगा, और बहुत से अब जो कह रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के कारण भी है, दोनों का कहीं ना कहीं योगदान है। अभी बहुत सी चीजें अब आपको भी पता है कि जो है ऑसिलेटर ये सब काम करते हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं पार्टिकल, LHC वगैरह। अब वो सब चीजें पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग के थ्रू हैंडल नहीं करते, बहुत सी चीजें उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू भी है, लेकिन एक हर एस्पेक्ट पे जो है एक इंसान को सुपरवाइज करना ही है कि सब चीजें चल रही हैं कि नहीं। तो धीरे धीरे चीजें हैं कि वहां पे मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच पे चल रही है लैब्स, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि जो प्रोफेसर है वो भी रिटायरमेंट है, काफी प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं, नए भी प्रोफेसर आ गए, लेकिन काफी ऐसे प्रोफेसर हैं जो जिन्होंने पहले लैब सेटअप कर दी है 90s में, 2000 के अराउंड अगर लैब सेटअप कर दी उन्होंने, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लैब हटा के और दूसरा सेटअप ले आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फंडिंग लगती है। ला भी सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या वो जो ट्रेडिशनली जो काम कराते थे जिसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता था, उसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंट वाली जो लैब्स हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है? ये मैं जानना चाह रहा था। मतलब लगने के चांसेस भी हैं काफी, और लगते हैं लोगों के, लेकिन अगर प्रोफेसर मतलब सिचुएशन को अडॉप्ट करता होगा, और आजकल कंपनी मान लीजिए अपने पुराने सेटअप को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको पुराना सेटअप नहीं मिलेगा, कंपनी भी इवॉल्व कर रही है, तो आपको नया सेटअप देगी। अब नया सेटअप देगी, प्रोफेसर को चलाने आता हो या ना आता हो, लेकिन उस टेक्निक को लेगा और बच्चों से हैंडल करवाएगा, तो उनको मतलब कंडीशनली भी इवॉल्व होना पड़ेगा, और हो रहे हैं, होना ही। लेकिन भैया मैंने ये सुना है, मतलब मैं एक्सपेरिमेंटल
लैब्स के रिसर्चर से भी बात करता हूँ तो उन्होंने बताया बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत महंगे हैं, मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ के राउंड या इससे ऊपर भी काफी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हैं, ठीक है, जिनका जो बहुत पहले ही इंस्टॉल करवाया है उनके प्रोफेसर ने, मतलब जब उन्होंने कभी किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना मतलब जब वो अपॉइंट हुए थे। तो मुझे ये जानना है, अभी तब के टाइम में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था नहीं, ठीक है, अब उनकी लैब में जो बच्चे जाएंगे उनको तो ज्यादा से ज्यादा काम मैन्युअली करना पड़ेगा, उसमें तो ऑटोमेट होने का ज्यादा चांसेस है नहीं, तो मतलब कि उस लैब में जो जाएगा उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम लैब में देना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है कि होगा। नहीं तो मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हैं 10 करोड़ 20 करोड़, उसका रीजन ये है कि आपको सब कुछ बाहर से यहाँ पे ऑर्डर हो रहे हैं, तो बाहर से चीजें इम्पोर्ट होंगी तो कॉस्टली पड़ेगा ही। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हर देखिए वही चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है, ये पीएचडी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए और उसके लाइफ का टारगेट होना चाहिए। तो जैसे आपको मैंने बताया कि लॉक इन एम्पलीफायर ट्रेडिशनली जो था ना, राइट अब उसको रिप्लेस करने का किसने जिम्मा लिया, जो वहाँ पे पीएचडी थे, जो उनके दिमाग में आइडिया, और अच्छी बात यह है कि उस चीजों को प्रमोट किया सुपरवाइजर ने। लेकिन अगर वही चीज खरीदने जाते तो जो आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ पर था, आप जब वही चीजें अपने लैब में डेवलप करेंगे तो हो सकता है 50 लाख में हो जाए। तो उस फंडिंग को आप यूज करके किसी एक स्टूडेंट को, न केवल स्टूडेंट का आप करियर बना रहे हैं, स्टूडेंट की स्किल डेवलप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने लैब का अपने विद इन जो अपनी मनी उनके पास है उसी में, राइट, जो मनी कंस्ट्रेंट उनके पास, हाँ, उसमें रहकर भी आप अपना, तो आपको यही अपॉर्चुनिटी है ना, आपके पास पैसे कम है, आपको एडवांसमेंट भी लाना है अपनी लैब में, तो उसको कैसे जो है अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। और हम इंडियंस इसको तो काफी अच्छे से जानते हैं, इसके लिए हम बदनाम नहीं बदनाम नहीं, इसी को क्या है, फेमस है। ठीक है, तो आपने काफी अच्छे से बताया इसको कि भाई क्यों लैब्स में टाइम लगता है, क्यों एक्सपेरिमेंटल लैब में लोग कहते हैं कि आपको एक टाइम पे आना है, एक टाइम पे जाना है, क्योंकि उसके पीछे काफी सारे रीजंस है जो काफी लोगों को क्लियर नहीं होते हैं। तो भैया ने काफी अच्छे से क्लियर किया उसको। अब मुझे भैया ये जानना है, जैसे मान लीजिए जो लोग पीएचडी ऑप्ट करते हैं, बीएससी किया उन्होंने, एमएससी किया उन्होंने, पीएचडी ऑप्ट कर लिया, अभी उनकी एज 25-26 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, वो अभी उनकी मान लीजिए पीएचडी हो ही रही है। काफी लोगों को मैंने देखा है वो नियर टू 30 के अराउंड वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं। तो इस एज में आते आते काफी ज्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं, आपको अपनी फैमिली को भी देना रहता है कुछ पैसा, खुद भी आपको अपना खर्चा चलाना है। तो मुझे फेलोशिप के बारे में थोड़ा बात करना है कि कैसे फेलोशिप इम्पैक्ट करती है आपकी एकेडमिक लाइफ को आफ्टर एमएससी, जब आप पीएचडी में जाते हो, क्या जो हमें फेलोशिप मिलती है वो जस्टिफाई करती है हमारे काम को? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए फेलोशिप के क्राइटेरिया में, ठीक है, और जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, अगर मैं एक एडवाइजर काइंड ऑफ आपको मानूं तो 3 क्वेश्चन मेरे इस पे फेलोशिप को लेके। जो मुझे रफली आइडिया है, अगर आप ये पहले मॉडिफिकेशन पॉइंट पे आ जाओ कि फेलोशिप मॉडिफिकेशन जो सबकी डिमांड होती है, पहले मेरा क्वेश्चन है कि फेलोशिप जस्टिफाइबल है कि नहीं, वही उसी का मतलब उसी मॉडिफिकेशन के आंसर में मेरा एक चीज जो मुझे नॉलेज है कि इंडिया में अगर फॉरेन में देखा जाए तो केवल गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही है रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, सबके लिए वहां पे डायरेक्ट एफिलिएशन है यूनिवर्सिटीज का, इंस्टीट्यूट का, प्रोफेसर्स का आपके इंडस्ट्री का। तो वहां की इंडस्ट्री के पास इतना पैसा है कि वो प्रमोट भी कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन बेस पे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उनका अपना पर्सनल वो है। इंडिया में वो चीजें नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो कुछ भी हमें एक्सपेक्ट करना है वो गवर्नमेंट से करना है। राइट। जो फंडिंग हुई, जो फेलोशिप हुई, सब कुछ हम उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। और हम हर जगह का, ये केवल इंडिया के नहीं, गवर्नमेंट का एक अपना लिमिटेशन है कि उसको जो है लाइफ स्टाइल सुधारना, लोगों के जो खाने के लिए मर रहे हैं उनके लिए पहले सोचना, ये उनका बहुत ज्यादा है। तो उनके पास बहुत से पर्सपेक्टिव हैं, बहुत से एस्पेक्ट हैं जिन पे उनको काम करना है, केवल रिसर्च नहीं। तो आप अगर एक रिसर्चर हैं तो ये नहीं कह सकते कि इस पे ही काम करिए। बहुत लोगों का डिमांड होता है कि ऐसा कुछ नहीं कि हमने बहुत कुछ
कर दे रहे हैं, करना चाह रहे हैं तो करके दिखाना होगा। तो मतलब मैं किसी को नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली यही है कि अगर आपने जिम्मा उठाया है कि आपको रिसर्च करना है, तो आपको किसी पे उंगली उठाने से पहले कि हाँ कि इसके कारण मेरा काम रुक रहा है या हम नहीं कुछ कर पा रहे ज्यादा, हम कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, मौका मिलते ही लोग जो निकल जाते हैं तो कंट्री तो ये नहीं है। फंडिंग को आप एक चैलेंजेस के तौर पे दिख सकते हैं, लेकिन फंडिंग ही मेन कंस्ट्रेंट है, ये आपका भी मतलब नहीं होना चाहिए। और कौन सा कंस्ट्रेंट? तो मुझे ऐसा लगता है कि और कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया जीडीपी का काफी परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहा है और कर सकता है, क्योंकि उसके पास और भी चीजों पे काफी काम करना है। अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो जो भी है उसमें हमको चीजें अच्छी करनी है और हम कर सकते हैं, कैपेबिलिटी भरी पड़ी है। ठीक है, तो और आई थिंक बेटर होगा कि गवर्नमेंट इस पे काम करे कि कैसे इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज या रिसर्च को कनेक्ट किया जाए, जिससे फंडिंग भी ग्रोथ हो और करियर अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो और इंडस्ट्री तो डेवलप होगी ही, हम ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर पाएंगे और साथ में जो है हम सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे। तो ये चीजों पे ज्यादा काम करना चाहिए। आई थिंक इस समय इंडिया पे इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा बात जो फेलोशिप आप करें कि कैसे हमारी लाइफ में तो इम्पैक्ट करती है, तो हमने बोला नहीं, पहले शुरू में बताया कि पीएचडी केवल ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री दिला रहा है, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये पर्सनल प्रोफेशनल सब लाइफ में कैसे सीख रहे हैं। तो बहुत इरिटेशन आएगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के पीछे अगर पेशेंस है तो आप पेशेंस परसेवरेंस के साथ आप सीख रहे हैं कि कैसे चीजों को हैंडल करना है, कम पैसे में कैसे चीजों को, अगर आपने इसमें एक बार घुस गए कि कम पैसों में बहुत सी चीजें हैंडल कर रहे हो, तो फिर आपको लाइफ में कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है हर चीज के, नेगेटिव तो है ही है कि कम पैसे मिल रहे हैं, बीटेक करके लोग जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अलग फ्रस्ट्रेशन, उनसे मिलेगा तो ऐसा नहीं है खुश है घूम रहे हैं, लेकिन आप अगर स्किल डेवलप करेंगे तो कंट्रीज के लिए भी कंट्री के लिए भी काम करने का आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है और अपने लिए भी काम करने का। सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री को भी बना सकते हैं, अपने को भी बना सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो आपको कैसे देखना है वो तो डिफरेंट है। पैसे की तो है ही है दिक्कत कि बहुत से लोग आते भी इसीलिए लिए कि हाँ साइड में हमको पैसा मिलता रहे, मेरी पीएचडी भी हो जाएगी, और बहुत से लोग अब आपको मतलब ऐसा नहीं उनकी गलती है, वो उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि उनको सब चीज देखना है, लेकिन आइए और ग्रोथ करिए और इंटरेस्ट अपना कैसे कैसे डेवलप करना है सही जगह पे, तो विद इन अपने टाइम लिमिट में, तो सबसे बेस्ट रहेगा सबके लिए। लेकिन सोसाइटल प्रेशर तो रहेगा ही ना हमेशा। अगर आप जैसे मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है दादा कि अगर देखा जाए तो जो लोग रिसर्च ऑप्ट करते हैं ना, अगर मैं आप भी देखे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं आइजर भोपाल की बात करूं या काफी लोगों से डिस्कशन करके ये मैं बात करूं, तो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के ज्यादा बच्चे आपको पीएचडी करते हुए दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, 50 to 60% यही लोग हैं, उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहते ही रहते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि उनको अगर फेलोशिप कम मिलेगी तो पैसा जरूरी तो है, ठीक है, क्योंकि आप अगर रिसर्च भी कर रहे हैं तो आप एक तरीके से जॉब के तरीके भी ले सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट जगा रहे हैं उसके तरीके भी ले सकते हैं, आप 9-10 बजे सुबह से लेकर 7-8 बजे तक काम भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों को कम लग भी सकता है, राइट, कम लगता ही है। ठीक, तो अभी उसको लेके कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि सोसाइटी तो कह रही है ना कि यार तुम 25 साल के हो गए, अभी सिर्फ 40,000 में काट रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुमसे डिमांड करेंगे कि यार अभी तुम कितना पढ़ोगे, और वो फिक्स भी तो नहीं है ना, 40-42,000 45,000 जो पा रहे वो भी नहीं फिक्स है। तो फिर ये वाली सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए, ये मुझे जानना है। हैंडल की जाए मतलब सबका अपना पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, तो वो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, सबकी सिचुएशन अलग है। हाँ, कि कौन कितना प्रेशर डाले, कौन खुद का प्रेशर फील कर रहा है कि फैमिली प्रेशर डाली कि सोसाइटी प्रेशर डाल रही है, सबका अपना अलग है। राइट, और कौन कितना फील कर रहा है, सबसे मेन बात कि कोई कितना भी बोल रहा है, केवल ये आप अभी तो पैसे का कंस्ट्रेंट बता रहे हैं, और आपने खुद बताया कि 30 इयर्स के अराउंड अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो रही है, तो दूसरा एस्पेक्ट भी आता है कि आप पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रोथ करें। एग्जैक्टली। तो
कब आपकी जो है नेक्स्ट स्टेप जो है फैमिली प्लानिंग, ये दुनिया भर की बातें हैं। और ऐसा नहीं है 30 के बाद आपको पीएचडी करते ही आपको जॉब मिल जाएगी। राइट, वो भी एक तब आप, ये तो आपका प्रोसेस था स्किल डेवलप करने का, हाँ, मेंटल ग्रोथ का, नॉलेज गेन का। तो अब उसको, तब आपको नेक्स्ट स्टेप ये डिसाइड करना है इस काम को यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ पे हमारा जो है इस तरीके यूटिलाइजेशन हो सकता है इस चीज का। तो वो तो नेक्स्ट स्टेप है। पैरेलली आपका ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएगी, सोसाइटी प्रेशर, ये प्रेशर। तो जैसे आप बोले कि पीएचडी के बाद कैसा फील कर रहे हैं, पहले ही मेरा आंसर था कि नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप की तैयारी की बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब? जब आप सोसाइटी, फैमिली प्रेशर, अपना जो है आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इशू, ये सब चीजें कंसीडर करेंगे, दिमाग पे आएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उसको अगर कंसीडर किया जाए तो बढ़ने ही वाली है। तो आपको ही अगर 30 इयर्स है, अगर इंडिया की जो हालत चल रही है, एवरेज लाइफ 60 इयर्स हो गई, तो आपकी आधी लाइफ तो निकल गई। अब आधी लाइफ में आपने सीखा कि आपको चीजें कैसे हैंडल करनी है, अब वही आधी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है वो कम नहीं होने वाली, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, साथ में सीखते रहना। तो ये सोसाइटी प्रेशर, आपको सोसाइटी प्रेशर आपकी लाइफ को मतलब सेप दे सके, अफेक्ट ना करे, ये आपको सीखना है। और शायद सबसे बेस्ट वे यही है कि आप पीएचडी कर रहे हैं, इसमें आप सीखने को अपने आप मिल जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं ना कि पहले धीरे धीरे प्रेशर आता है, आपको 30,000 मिल रहा है तो पैसे का आपको लगेगा, फिर जो है 50,000 मिल रहा, बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, अपना प्रेशर, लाइफस्टाइल भी चेंज होती जाएगी, तो आपको उसी तरह अडॉप्ट करना है। आई थिंक तो ड्यूरिंग पीएचडी इनसिक्योरिटीज भी रहती है काफी, क्योंकि हाँ, यही सब इनसिक्योरिटी है। जब तक आपको, मैं अभी ऑडियंस को बता रहा हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से सेटल हो गया हूँ तब ज्ञान दे रहा हूँ, या और जो ऑडियंस वो सुन रही है, ऐसा नहीं है कि मेरे से सुनने के बाद उसको कोई टेंशन नहीं होने वाली, हो गया उसका रिजॉल्व हो गया। तो सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो पॉइंट ये है कि जो है जो आप इनसिक्योरिटी कह रहे हैं, ये आपके मन में आएगा, डर आएगा कि उनका तो हो गया, मेरा क्या है। उनका आप पहले आपके सब लोग खड़े हैं, एक फेलियर आदमी भी खड़ा है, एक सक्सेसफुल आदमी भी खड़ा है, एक आपका पैरेलल भी खड़ा है। तो उनसे कंपटीशन करना है, उनसे चीजें सीखनी है, और उनसे इंस्पायर होना है। तो तीनों चीजें कैसे आप मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये चीजें तो कैसे आप हैंडल करते हो अपना चैलेंज या अपनी चीजों को, और अपनी कैपेबिलिटी, और जितनी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से इंसान अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, और जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी चीज में फल नहीं मिलेगा, किसी भी चीज पे आप काम करिए। तो एमबीए चाय वाली की तरह चाय भी बनाएगी राइट सबसे अच्छी चाय ऐसा वो क्लेम करते हैं। ठीक है। तो भैया ये अब मैं आखिरी का एक सवाल लेना चाहूंगा जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि आपके हिसाब से जो आने वाले यूथ हैं इस रिसर्च वाली फील्ड में, उनको अगर आपको 2-3 टिप्स देनी हो तो आप क्या देंगे? 2-3 टिप्स ना कुछ भी हो सकती है, वो रिसर्च रिलेटेड हो सकती हो, पर्सनल रिलेटेड हो, कुछ भी 2-3 टिप्स जो आपको देनी है कि अगर वो आ रहे हैं इस वाली रिसर्च फील्ड में तो ये वो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। सबसे तो पहला जो है कि अगर आप इसमें घुस रहे हैं, पेशेंस हाई रखना है। ओके, ठीक है, पेशेंस बना के रखना। और बहुत लोगों से अफेक्ट होने अगर अफेक्ट होते हैं थोड़ी मुश्किलें ज्यादा होंगी, कम अफेक्ट होते, ऐसा भी नहीं अफेक्ट नहीं होना है, अफेक्ट ना होना भी गलत है, कंपटीशन एकदम खत्म हो जाएगा, कंपटीशन हर पर्सपेक्टिव में। तो आपको पेशेंस हाई रखना है, और अफेक्ट कम होना है लोगों की बातों से, खुद के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है, दूसरे के एक्सपीरियंस से खुद लेना है, कोई आपको इम्पोज कोई चीज ना कर पाए। तीसरा ये चीज है कि पीएचडी केवल जो है आपका जो है पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर रही, स्किल डेवलप नहीं कर रही है, प्रोफेशनलिज्म नहीं ला रही है, आपको फिलोसॉफिकल लेवल पे आपको जो है स्ट्रांग बना रही है। तो यही है ना, लाल बहादुर शास्त्री की तरह जो है संतोषी बनी है, तो कैसे कम चीजों में संतोष कर पाई है, जुगाड़ स्किल तो सीख ही रहे हैं पीएचडी में, कम चीजों में कैसे क्या चीज किया जाए। तो फिलोसॉफिकल लेवल पे बहुत सी चीज, जब इतनी
प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका निकल के आएगा, कैसे अपने शांत रखा जाए, काम रखा जाए पर्सनालिटी। तो ये पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है, फिलोसफिकल लेवल पे आप स्ट्रांग भी हो रहे हो, जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगी। तो 3-4 चीजें जो आप बोल रहे हैं, पहला पेशेंस हाई रखना है, दूसरा सोशल प्रेशर ये सब हैंडल करने की अपनी कैपेबिलिटी इम्प्रूव करनी है, तो उस पे आपको काम कर देना है। तीसरा फिलोसफिकल लेवल पे स्ट्रांग होना है। तो उसके लिए बुक्स वगैरह पढ़नी है क्या? नहीं, बुक्स नहीं, सबके अपने तरीके हैं। या फिर ऐसे पॉजिटिव लोगों से बात करनी है वो भी होता है राइट? पॉजिटिव नहीं, हंसते हुए चेहरे के पीछे राइट, वो खैर इस पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आपने 2-3-4 काफी अच्छी टिप्स दी, और जो भी रिसर्चर इस फील्ड में आना चाहता है या फिर नया है वो, तो और ये जो आप पर्सनल लाइफ में कैसे मतलब लोगों से सोशल लाइफ में इंटरेक्ट करें, तो वाइब मैच करने वाली ना केवल सुपरवाइजर से वाइब मैच कराने की बात है, आप पैरेलली फ्रेंड से कैसे, फ्रेंड सर्किल कैसे रखना है, फ्रेंड सर्किल ऐसा कि आपको उनसे इंस्पिरेशन भी मिले, आपसे उनसे सपोर्ट भी मिले, और आपसे जो है और आप भी उनके सपोर्ट बनिए। तो बहुत कुछ चीजें सीखने को, जैसे स्पोर्ट्स में सिखाया जाता है कि टीम स्पिरिट सीख रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं, तो ये सब चीजें भी इसमें भी इन्वॉल्व है, तो आपको सीखने को मिलेगा। तो और सबसे मेन बात है कि बीटेक के बाद आप प्रोफेशनलिज्म में आ गए, तो ये सब चीजें एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पैरेलली आपको हल्का थोड़ा सा पैसे मिलेंगे, लेकिन आप ये सब चीजें अभी भी क्या कहते हैं, ये कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, और ये चीजें आपकी आधी लाइफ खुशी खुशी निकल रही है, ये कह सकते हैं। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन आपकी आधी लाइफ खुशी खुशी बढ़ रही है, और आगे लाइफ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी है, उसको भी हैंडल करने के तरीके आप सीख ही लेंगे। सही है, सब कुछ है, सॉल्व है, पैसा नहीं है, सॉल्व है सब। थोड़ा पैसा कम है, अगर आप उसमें थोड़े संतोष करके आगे चल रहे पैसे बनाने का तरीका आप सीख रहे हैं। राइट, जैसे आपने शुरू किया है गेम, तो ये भी जरूरी है ना, लेकिन तो आप ये साथ में लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को आइडिया दे रहे हैं, साथ में अपना ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो ये आपने ये सब चीजें जो है सीखते हैं लोग। तो ठीक है भैया, तो आपने काफी अच्छे से, और आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस प्रयास के लिए। लोगों को जो है, हमें लगता है कि हमारे की तरह जो कई लोग हैं जो अपनी चैलेंजेस बताएंगे, जो स्टोरीज बताएंगे, लोगों तक पहुंचेगी, तो शायद लोग रिलेट करेंगे। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला, राइट, क्योंकि सब हैं, कलेक्टिवली चल रही है चीजें, बस किसी को पता नहीं है कि कौन कितना ज्यादा परेशान, लेकिन है सबकी जिंदगी में चैलेंजेस है, सब लोग फेस कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको भी फेस करना है और आगे अच्छे से बढ़ते रहना है। और अब हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करेंगे। आज हमारे साथ थे डॉक्टर ऋषभ त्रिपाठी, हमने इनसे काफी बातें की, काफी डीप कन्वर्सेशन भी हमारी हुई, और अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखने मिला हो तो आप उसको कमेंट करें, और कोई भी इस पॉडकास्ट में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अगर डाउट आते हैं तो भी आप उसमें कमेंट कर सकते हो। हम उस कमेंट को, अगर आप कमेंट में टाइप करोगे कि ऋषभ सर से ही बात करके आपको आंसर चाहिए, तो हम उनसे ही आंसर मांग लेंगे, या फिर हमारी टीम भी उसको आंसर करने की कोशिश करेगी। और बाकी आपको इनसे कोई भी चीजें पूछनी है तो इनके ग्रुप का वेब लिंक या फिर इनके रिसर्च पेपर का कुछ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर ये फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई जरूर। नहीं है, मतलब ऐसा मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। नहीं होता है ना, जैसे मतलब मैं अगर हाल चाल लेने के लिए आपको मेल करूंगा तो थोड़ा खराब लगता है, तो आपको अगर सच में कुछ अर्जेंसी है या फिर आप कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हो, देन यू कैन मेल, भैया जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रिसर्च अनप्लग्ड, सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।